हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 4 मई का एडिटोरियल। टाइटल दे रखा है अ गुड डाइवर्स। आप लोग एडिटोरियल का जो पीडीएफ है और साथ में जो वोकैब है वो प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो एडिटोरियल के विषय में हो, कभी एडिटोरियल नहीं होने के पीछे कारण क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन हो, वो सब वहाँ पर आपको प्रोवाइड होती हैं। तो वहाँ पर आप जुड़ें। पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से सेशन नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे ताऊ जी का स्वर्गवास हो गया। अब 1-2 दिन और भी इंटरप्शन हो सकता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो सकेगा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। पेन नोटबुक लेकर बैठिए और एंड तक सेशन को देखिएगा। जो भी छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो भी आपको लगें वो सब नोट करते चलिए। अब गुड डाइवोर्स में वैसे अगर आप वर्ड कैटेगरी देखेंगे तो ये डिटर्मिनर हो गया, गुड है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, और डाइवोर्स है वो क्या होता है, नाउन। तो अ गुड डाइवोर्स में डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन। डिटर्मिनर के बाद में अगर 2 शब्द होते हैं तो दूसरा शब्द नाउन ही होता है, और नाउन से पहले जो शब्द होता है वो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो अ गुड डाइवोर्स का मतलब एक अच्छा तलाक। ठीक है। अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नॉट ऑल मैरिजेज आर हैप्पी, कह रहा है कि सारे के सारे विवाह जो हैं वो खुशनुमा नहीं होते। एंड नॉट ऑल डाइवोर्सेज आर अनहैप्पी, और सारे के सारे जो तलाक के केसेस होते हैं वो अनहैप्पी नहीं होते, दुखदाई नहीं होते। ठीक है। अब ये नॉट जो होता है ना वो एडवर्ब होता है। नॉट है वो होता है एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, किसी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग हम जनरली हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही करते हैं, लेकिन एडवर्ब है इसलिए सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ ही सकता है। इसी कारण से ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है। ऑल मैरिजेज आर हैप्पी, ये सेंटेंस है, इसको निगेट कर रहा है पूरे सेंटेंस को कि सारे विवाह खुशनुमा हो, ऐसा नहीं है। और ऑल डाइवोर्सेज आर अनहैप्पी, सारे जो डाइवोर्सेज के केसेस हैं वो अनहैप्पी हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैरिजेस की वर्ब है वो आर है, और यहाँ डाइवोर्सेस की वर्ब है वो आर है। ऑल है वो एक प्रकार से डिटर्मिनर की भूमिका में यहाँ पे दे रखा है। फॉर दोज हु वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ ए बैड मैरिज, ऑप्ट आउट का मतलब क्या होता है, आप ये चूज करें कि आपको इस एक्टिविटी में नहीं रहना है, आपको इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहना है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट का मतलब क्या है, किसी एक्टिविटी, किसी चीज़ में इन्वॉल्व न होने को डिसाइड करना, वो होता है ऑप्ट आउट। तो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं, अब ये हु है वो दोज के लिए आ रहा है, जो चाहते हैं, तो ये इसकी वर्ब आ रही है। क्या ऑप्ट आउट करना, किससे, बैड मैरिज से। कि मान लीजिए खटास भरे रिश्ते हैं, बैड मैरिज हैं, और उससे अगर कोई ऑप्ट आउट करना चाहता है तो उनके लिए मंडे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का मतलब डिसीजन होता है। तो मंडे का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ऑन डाइवोर्स, तलाक को लेकर, विल बी सीन, उसे देखा जाएगा एज ए गुड मूव, एक अच्छा कदम है ये, ऐसा माना जाएगा। रूलिंग की वर्ब है वो विल बी सीन है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। और यहाँ जो दोज और हु वाला कॉम्बिनेशन है याद रखना है। हु जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, मतलब इसको मैं आपके शब्दों में कहूँ तो यूँ कह सकते हैं कि वाक्य के बीच में आता है, तो उससे पहले हमें दोज का प्रयोग करना होता है। दे और देम नहीं लगाना है, दोज लगाना है। अगर ये बीच में है तो इससे पहले वाला जो एंटेसिडेंट होगा वो दोज होगा। ठीक है। आगे कह रहा है लीनिंग ऑन। लीन ऑन का मतलब होता है बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड कह सकते हो, या रिलाई कह सकते हो, या बैंक कह सकते हो। निर्भर होने को बोलते हैं। तो निर्भर होते हुए किस पर, गाइडिंग स्पिरिट पर। गाइडिंग स्पिरिट क्या होती है, गाइडिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, स्पिरिट का मतलब होता है भावना। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक आर्टिकल है 142(1), किसका है ये, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का एक आर्टिकल है। इसकी गाइडिंग स्पिरिट, इसकी मार्गदर्शन करने वाली जो चीज़ है उस पर बेस्ड होते हुए टू डू कंप्लीट जस्टिस। और ये क्या है इसमें गाइडिंग स्पिरिट की, भाई पूरा न्याय किया जाए। इन एनी कोज और मैटर, किसी भी कारण या किसी भी मामले में। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो इस पर आधारित होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा, क्या कहा, इट कुड यूज, ये यूज किया जा सकता है, दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रेशनरी पावर, कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो इस्तेमाल कर सकती है असाधारण विवेकाधीन शक्तियों को। ये डिस्क्रेशनरी क्या होता है, बेस्ड ऑन डिस्क्रेशन, विवेक पर आधारित, बेस्ड ऑन डिस्क्रेशन। ठीक है, इसे आप वॉलेंट्री भी कहते हैं।
इसे आप और क्या कह सकते हो, मतलब स्वैच्छिक है, जो ऑब्लिगेटरी नहीं है वो है क्या कह रहा था, डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी एग्जेक्टिव है, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि इस्तेमाल कर सकती है इस असाधारण विवेकाधीन शक्ति को टू ग्रांट डाइवोर्स, किसके लिए, तलाक मंजूरी देने के लिए। ग्रांट का मतलब प्रोवाइड करना भी होता है, ग्रांट का मतलब अग्री होना भी होता है। बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, कंसेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, सहमति। कंसेंट क्या होता है, अग्रीमेंट, सहमति। टू कपल्स, किसको, दंपतियों को, ट्रैप्ड इन बिटर मैरिजेज, जो फंसे हुए हैं, बिटर मैरिजेज मतलब ऐसे विवाह में जो कड़वाहट भरे हैं। फिर समझिएगा, लीनिंग ऑन, ये लीन जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, क्योंकि जब आईएनजी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है दो ही सिचुएशन बनती हैं, वो वर्ब तो होती नहीं है, या तो वो जेरेंड का काम करती हैं, सब्जेक्ट बन जाती हैं, उसको देखकर वर्ब लगानी होती है, या फिर ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आप ये बताते हो कि कंटिन्यूअस एक्शन है। तो लीनिंग ऑन डिपेंड होते हुए किस पर, जो संविधान की एक धारा है 142(1), उसके गाइडिंग स्पिरिट पर आधारित होते हुए, ठीक है, उसके जो मार्गदर्शन करने वाली जो एक स्पिरिट है उस पर आधारित होते हुए क्या ये गाइडिंग स्पिरिट है कि भी कंप्लीट जस्टिस करना है किसी भी मामले में, किसी भी कारण में। तो ऐसा करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि वो इस्तेमाल कर सकती है इस असाधारण विवेकाधीन शक्ति का, किसके लिए, डाइवोर्स देने के लिए। म्यूचुअल कंसेंट से किनको डाइवोर्स देना है, कपल्स को। कौन से कपल्स, जो ट्रैप्ड हैं किस में, बिटर मैरिजेस में, ठीक है। ये तो हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बेंच वैसे पीठ होता है, बेंच का मतलब कोई भी जजेस का समूह होता है जो कि एक डिसीजन लेने के लिए बनाई जाती है, विशेष स्पेशली किसी भी केस की सुनवाई के लिए एक बेंच बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में क्या होता है, कम से कम 5 जजेस शामिल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कम से कम 5 लोग शामिल होते हैं, 5 जजेस शामिल होते हैं। ये कुड यूज जो दे रखा है, कुड पॉसिबिलिटी के लिए आता है, ठीक है ना, कुड पॉसिबिलिटी के लिए दे रखा है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहा है। डिस्क्रिशनरी एडजेक्टिव है, पावर यहाँ पे नाउन है, और म्यूचुअल का परस्पर होता है, बताया था। कंसेंट का अग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, और बाकी सब इसके अंदर पता ही होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट ऑल्सो एम्स, इसका लक्ष्य ये भी है। इट की वर्ब है वो एम्स है, क्या लक्ष्य है, स्पेयर करना। स्पेयर का मतलब होता है सेव करना, बचाना, मतलब किसी परेशानी से बचाने को बोलते हैं सेव। तो इसका लक्ष्य ये भी है कि बचाया जाए कपल्स को, किससे बचाना है, एग्नी और मिजरी से। एग्नी का मतलब पीड़ा या कष्ट है, सफरिंग है, पैंग है, इसको आप पैंग कह सकते हो, सफरिंग कह सकते हो, और वैसे तो मिजरी भी यही होता है, लेकिन दुख बोल सकते हो, इसको आप सोरो कह सकते हो, ठीक है। तो इसका लक्ष्य ये भी है कि कपल्स को बचाया जाए पीड़ा, कष्ट, दुख से, ऑफ वेटिंग 6 to 18 मंथ्स। और पीड़ा किस चीज़ की है कि उन्हें 6 से 18 महीने तक वेट करना पड़ता है। और किसका वेट करना पड़ता है, एक स्थानीय कोर्ट के, कि वो स्थानीय कोर्ट इसको एनल करे। एनल का मतलब होता है नलीफाई करना, या फिर इसे आप कह सकते हैं क्या, इसे कह सकते हैं कैंसिल करना, इसे कह सकते हैं रिपील करना, इसे कह सकते हैं रेसिंड करना, रद्द करना। एज स्टिपुलेटेड, जैसा कि निर्धारित है। स्टिपुलेट का मतलब होता है स्पेसिफाई करना, या फिर आप इसे कहेंगे सेट डाउन करना। निर्धारित करने को क्या बोलते हैं, स्टिपुलेट करना। और ये किसके तहत है, सेक्शन 13B के तहत है। और सेक्शन 13B किसका है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है। तो हिंदू मैरिज एक्ट कौन सा है, 1955 वाला एक्ट है, ध्यान रखेंगे। फिर समझिए, इट की वर्ब एम्स है, स्पेयर का मतलब बचाना है। तो यह है, इसका लक्ष्य ये भी है कि कपल्स को बचाया जाए। किससे बचाया जाए, एग्नी और मिजरी से, पीड़ा, कष्ट और दुख से। और दुख किस बात का है कि 6 से 18 महीने तक वेट करने का दुख है उनको। उनकी पीड़ा है कि उन्हें 6 से 18 महीने वेट करना पड़ता है कि लोकल कोर्ट इसको एनल करे, जैसा कि स्टिपुलेटेड है, जैसा कि निर्धारित है सेक्शन 13B में। और किस अधिनियम के, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अधीन है। तो स्पेयर, एनल, स्टिपुलेट, 3 वर्ड्स आपको मिल गए। इट की वर्ब है वो एम्स मिल गई, ऑल्सो है वो एडवर्ब है। और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं जनरली। ऑल्सो इज जनरली यूज्ड बिफोर मैन वर्ब्स। या फिर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, और या फिर ये हेल्पिंग वर्ब और बी, बीन, बीइंग के बीच में आता है। ऑल्सो का बताया है मैंने पिछले सेशंस में भी। ऑल्सो या तो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, या फिर ये हेल्पिंग वर्ब और बी, बीन, बीइंग के बीच में आएगा, या मैन वर्ब से पहले आएगा, या लिंकिंग वर्ब होगी इज, एम, आर, वॉज वर, तो उनके बाद में आएगा। तो ये कुछ पोजीशंस होती हैं ऑल्सो की, ठीक है। और अंडर लगता है किसके अधीन, किसके तहत, उसके लिए प्रेपोजिशन है। और जो भी सेक्शन होता है, जो भी मतलब कहें कि एक्ट होता है, जो भी अधिनियम होता है, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम है, इस कारण
से इससे पहले द का प्रयोग है। ठीक है, आगे देखें। द बेंच हेडेड बाय जस्टिस संजय किशन कौल। अब ये जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, इसको हेड किसने किया? इस व्यक्ति ने किया, इस जज ने किया। ऑब्जर्व्ड, इस बेंच ने ऑब्जर्व किया। बेंच की वर्ब है, हेडेड बाय जब लगता है ना तो उसके बाद में ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके बाद तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लग रहा है, सब्जेक्ट जो होता है वो पहले वाला होता है। तो बेंच की वर्ब है ऑब्जर्व, तो बेंच ने यहां पे ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि लॉ ऑफ डाइवोर्स की जो एक कानून है डाइवोर्स वाला, बिल्ट प्रीडोमिनेंटली ऑन, प्रीडोमिनेंटली क्या होता है? मेनली होता है या फिर मोस्टली होता है, मेनली या मोस्टली, मतलब मुख्यतया। तो कह रहा है कि बेंच जो कि हेड की गई जस्टिस संजय किशन कौल के द्वारा, उसने ऑब्जर्व किया कि लॉ ऑफ डाइवर्स जो कि निर्भर है, जो बना हुआ है मुख्यतया किस चीज पर? असाइनिंग फॉल्ट। असाइन का मतलब है कारण मान लेना, फॉल्ट का मतलब है त्रुटि या गलती की, गलती का कारण ये है। फेल्स, तो ये जो कानून है ये असफल हो गया है, ये असफल है किस चीज में? सर्व ब्रोकन मैरिजेस, ब्रोकन मैरिजेस है उनको सर्व करने में, जो टूटे हुए शादियां हैं उनको सर्व करने के लिए। तो बेंच जो कि हेड किया गया किसके द्वारा? जस्टिस संजय किशन कौल के द्वारा, उसने ऑब्जर्व किया, ये इसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन लग गया कि जो लॉ ऑफ डाइवोर्स है जो मुख्यतया आधारित है, बिल्ड ऑन का मतलब किसी चीज पर आधारित, तो वो कानून जो कि मुख्यतः आधारित है असाइनिंग फॉल्ट, फॉल्ट बताने के लिए जो कानून आधारित है कि भी कारण ये था, है ना। तो ये जो कानून है ये मतलब फेल हो जाता है कि वो ब्रोकन मैरिजेस के अंदर ये कानून काम नहीं आता है, ब्रोकन मैरिज को ये सर्व नहीं कर सकता है, टूटे हुए जो शादियां हैं उनको सर्व नहीं कर सकता है। मैरिजेस है वो यहाँ पे नाउन है और ब्रोकन है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। नाउन के पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि थर्ड फॉर्म के रूप में आ रहा है। अगर यही आईएनजी फॉर्म में आता तो इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है इट पॉइंटेड आउट दैट, इसने ये भी इशारा किया, इट की वर्ब है वो पॉइंटेड है, इसने इशारा किया, दैट कंजंक्शन है की, इफ ए मैरिज इज रैक्ड बियॉन्ड, रैक्ड का मतलब नोट करें, रैक का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, या फिर कह सकते हैं डैमेज, या फिर कह सकते हैं रूइन, मतलब बर्बाद होना या नष्ट करना, ये सब मतलब है। तो इट पॉइंटेड आउट, इसने पॉइंट आउट किया कि यदि शादी जो है वो बर्बाद हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बियॉन्ड होप, और वो भी आशा के परे, कि अब कोई आशा ही नहीं है कि फिर से रीयूनियन हो पाएगी, फिर से सुलह हो पाएगी, ऐसी स्थिति में पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित, लाइज, वो मतलब लाई करता है, मतलब निहित होता है। लाई के तीनों फॉर्म लिख देता हूं, लाई, ले, लेन, और ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट निहित है किस में? रिकॉग्नाइजिंग दिस फैक्ट, इस फैक्ट को पहचानने में। नॉट अपहोल्डिंग ए मैरिड स्टेटस रिगार्डलेस, न कि इस चीज में कि अपहोल्ड करो, अपहोल्ड का मतलब यहां पे है सस्टेन करना, बनाए रखना। अच्छा, अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करना भी होता है, और अपहोल्ड का मतलब एंडोर्स, मतलब एंडोर्स और सपोर्ट तो एक ही बात हो गई, सहारा देना, समर्थन देना। सस्टेन है वो बनाए रखने को बोलते हैं। तो इस चीज में निहित नहीं है कि मैरिड स्टेटस जो है चाहे कुछ भी रहा हो, रिगार्डलेस मतलब नॉट अफेक्टेड या डेस्पाइट, दो मतलब होते हैं इसके, यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में है, वैसे प्रेपोजिशन भी होता है, डेस्पाइट भी कह सकते हैं और नॉट अफेक्टेड भी कह सकते हैं, अप्रभावित। तो इस बात से अप्रभावित है कि मैरिड स्टेटस क्या है। ठीक है, फिर समझिए, इट की वर्ब है वो पॉइंटेड आउट है, मैरिज की वर्ब है वो इज है, फिर पब्लिक इंटरेस्ट की वर्ब है वो लाइज है, रैक्ड है वो नष्ट होना, बर्बाद होना, ये सब होता है। अपहोल्ड का सपोर्ट करना होता है, अपहोल्ड का मतलब समर्थन करना होता है, और रिगार्डलेस है वो एक एडवर्ब है, इसका मतलब डिस्पाइट है या फिर नॉट अफेक्टेड है। तो इसने ये पॉइंट आउट किया कि मैरिज जो है वो टूट जाती है बियॉन्ड होप, मतलब उसमें कोई आशा बची ही नहीं है सुलह होने की, रीयूनियन की, रिकॉन्सिलिएशन की। तब सार्वजनिक हित इस बात में है कि इस फैक्ट को पहचाना जाए, इस बात में नहीं है कि मैरिड स्टेटस को आप बनाए रखें रिगार्डलेस, मतलब चाहे वो कुछ भी रहा हो। द कोर्ट सेड, कोर्ट की वर्ब है वो सेड है, कोर्ट ने कहा कि इट कुड यूज, अब ये इट आ रहा है कोर्ट के लिए प्रोनाउन, कुड यूज ये यूज कर सकता है, ये संभावना है। आर्टिकल 142, इस आर्टिकल का किस लिए? क्वॉश करने के लिए। इसको पढ़ना क्या है? क्वॉश, क्वैश नहीं है, क्वॉश। क्वॉश का मतलब क्या है? कैंसिल करना है, ठीक है, रिपील करना है, रद्द करना है, नलीफाई करना है, एनल करना है। तो कोर्ट ने कहा कि ये इस्तेमाल कर सकता है आर्टिकल 142 का पेंडिंग क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग्स को कोश करने के लिए, जो भी बकाया आपराधिक या न्यायिक
प्रक्रियाएं हैं उनको खत्म करने के लिए। बी इट, चाहे वो ऐसे हो, बी इट का प्रयोग कब करते हैं, चाहे वो ऐसा हो चाहे वो ऐसा हो, है ना। बी इट ओवर डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी, चाहे वो घरेलू हिंसा या दहेज का केस हो, या फिर अगेंस्ट द मैन और वुमन, चाहे वो महिला के खिलाफ हो या पुरुष के खिलाफ हो। ठीक है, तो कोर्ट की वर्ब सेड है, इट की वर्ब कुड यूज है, कुड मॉडल है तो बेस फॉर्म है। तो कोर्ट ने कहा कि इस्तेमाल कर सकता है कोर्ट आर्टिकल 142 का, किस लिए, पेंडिंग जो क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग्स उनको कोश करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हो। अब ये जो ओवर है ना, इसका मतलब है रिलेटेड, ये है इसका मतलब रिलेटेड, मतलब चाहे वो इससे संबंधित हो, डोमेस्टिक वायलेंस या डोरी, डोरी का मतलब दहेज होता है, या पुरुष के खिलाफ हो या महिला के खिलाफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, फिर कह रहा है कि कंटिन्यूइंग इन दिस स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे टाइप है, तो इस चीज को जारी रखते हुए, स्ट्रेन का मतलब होता है टाइप, तो इसी टाइप को कंटिन्यू करते हुए द बेंच सेड, बेंच ने कहा, बेंच की वर्ब हो गई। सुप्रीम कोर्ट कुड ग्रांट, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब हो गई। कुड ग्रांट मतलब स्वीकार कर सकते हैं, डाइवोर्स मतलब तलाक को, ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड्स का मतलब यहाँ पे है आधार, इस आधार पर, किस आधार पर, ऑफ एन इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। इररिट्रीवेबल क्या होता है, इरिवर्सिबल, जिसे आप वापस से उसी हालत में ना लेके आ सको। इररिपेरेबल, जब फिर से ठीक ना हो सके, वो कहलाता है इररिट्रीवेबल। ब्रेकडाउन जो होता है वो फेलियर को बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से कोई चीज का असफल होना। और मैरिज, विवाह का, इफ द सेपरेशन इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है नेसेसरी, जो कि अपरिहार्य है, जो कि अनअवॉइडेबल है, इसको अनअवॉइडेबल भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर समझिए, तो इसी स्ट्रेन को इस मतलब इस चीज में कंटिन्यूइंग इन दिस स्ट्रेन, इसी टाइप में जारी रहते हुए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बेंच ने कहा, बेंच कौन सी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हमने बात की, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डाइवोर्स स्वीकार कर सकता है, किस आधार पर, कि भाई अगर ऐसा माना जाए कि वो मैरिज का फेलियर हुआ है, और फेलियर ऐसा है कि इररिट्रीवेबल है, कि अब वो उसका कुछ नहीं हो सकता, वापस से वो रिपेयर नहीं की जा सकती। इफ द सेपरेशन इज इनएविटेबल, यदि ऐसा लगता है कि जो सेपरेशन हुआ है, जो दोनों अलग हुए हैं पति पत्नी, वो इनएविटेबल है, वो नेसेसरी है, अनअवॉइडेबल है, और डैमेज जो है, जो भी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, वो इररिपेरेबल है, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो फिर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट है वो डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट वर्ब आएगी। सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा, ध्यान रखें। ग्राउंड का मतलब मैदान होता है, ग्राउंड्स होता है वो रीजन होता है, बेसिस होता है, आधार होता है। डैमेज की वर्ब है वो इज है, और जिन वर्ड्स के एंड में एबल लगता है, जैसे इररिट्रीवेबल हो या फिर ये इररिपेरेबल हो, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में एबल सफिक्स लगता है, सफिक्स होते हैं बाद में आने वाले शब्द, ये शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज नॉट येट ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब ग्राउंड मैदान, और यहाँ पे इसका मतलब बेसिस के अर्थ में है। हालांकि ग्राउंड्स मैंने इसलिए बताया, प्लूरल फॉर्म में तो इसका मीनिंग चेंज हो ही जाता है, सिंगुलर फॉर्म में भी इसका प्रयोग हम आधार या कारण के रूप में कर सकते हैं। कह रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाले की बात है, मैंने कहा था एक्ट से पहले दे लगेगा, तो इसके तहत इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, कोई ऐसा फेलियर हुआ मैरिज का जो इररिट्रीवेबल है, इररिपेरेबल है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये अभी भी एक आधार नहीं है किसका, डाइवोर्स का। ठीक है, यट जो होता है ना, वो नॉन असेरेटिव एक एडवर्ब होता है, और इसका प्रयोग हम जनरली नोट आने पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पर। इन इट्स जजमेंट, एक जजमेंट में, अपने जजमेंट में, देयर वॉज ए वर्ड ऑफ कॉशन। वर्ड ऑफ कॉशन का मतलब सावधानी, मतलब कॉशन क्या होता है, सावधानी होती है, और अ वर्ड ऑफ कॉशन मतलब सावधानी की बात की गई। तो इस जजमेंट में, अपने जजमेंट में एक सावधानी वाली बात थी। वर्ड की वर्ब वॉज है, ये उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि देयर से स्टार्ट है ना। देयर से जब स्टार्ट होता है कोई भी क्लोज, कोई भी सेंटेंस, तो पहले लगाते हैं क्रिया, सब्जेक्ट लगाते हैं बाद में। तो अपने जजमेंट में एक वर्ड ऑफ कॉशन था दैट द ग्रांट ऑफ डाइवोर्स, की जो स्वीकृति है तलाक की, वुड नॉट बी ए मैटर ऑफ राइट, वो एक अधिकार का विषय नहीं होगा, बट डिस्क्रेशन, बल्कि विवेक का विषय होगा। डिस्क्रेशन क्या होता है, विवेक, अपनी सोच समझ, अपनी समझ के आधार पे डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको डिस्क्रेशन बोलते हैं। विच इज टू बी एक्सरसाइज, जिसको कि यूज किया जाना है, जिसको कि काम में लेना है, विद ग्रेट केयर, बहुत ज्यादा केयर से। कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट कंप्लीट जस्टिस इज डन टू बोथ पार्टीज, की पूरा न्याय, पूर्ण न्याय दोनों पार्टियों को मिले। फिर समझना, वर्ड की वर्ब वोज है, ग्रांट की वर्ब है वो वुड बी, वुड नॉट बी है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन हो ही गया, और ये विच है, या रहा है
विच है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन के लिए विचार है, एंटेसिडेंट के लिए इसकी वर्ब है वो इज है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया बी के साथ में थर्ड फॉर्म। कंप्लीट जस्टिस की वर्ब है वो इज डन है और ये भी पैसिव है बी के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर समझिए, अपने जजमेंट में एक वर्ड ऑफ कॉशन था, मतलब वर्ड ऑफ इस जजमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, इसमें एक सावधानी बरती गई। क्या सावधानी बरती गई कि डाइवोर्स जो है उसकी स्वीकृति, ग्रांट मतलब यहाँ स्वीकृति मानिए, ये जो स्वीकृति है, ये जो तलाक देने की प्रक्रिया है, ये एक मैटर ऑफ राइट नहीं होगा या अधिकार का विषय नहीं होगा, बल्कि डिस्क्रिप्शन का विषय होगा, जिसको कि बहुत ही केयर से एक्सरसाइज किया जाना है, मतलब इसको यूज में लिया जाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया कि कंप्लीट जस्टिस दोनों पार्टीज का हो, ठीक है। बोथ दोनों के लिए आता है, बोथ के साथ नाउन प्लूरल आ रही है। सेवरल फैक्टर्स वुड बी कंसीडर्ड, बहुत सारे कारक ऐसे हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा, जिनको ध्यान में रखा जाएगा, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिफोर इन्वोकिंग। इन्वोक का मतलब यहां पे है यूज या फिर अप्लाई, ठीक है, प्रयोग में लाना। तो कह रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किससे पहले, आर्टिकल 142 को यूज करने से पहले, किसमें, मैट्रिमोनियल केसेस में, वैवाहिक स्थितियों में। इंक्लूडिंग ड्यूरेशन, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें मैरिज का ड्यूरेशन भी शामिल है, कितने समय तक विवाह रहा, पीरियड ऑफ लिटिगेशन, कितने समय तक मुकदमा चला, लिटिगेशन का मतलब होता है केस या फिर लॉ सूट, कितने समय तक केस चला, द टाइम द कपल हैज स्टेड अपार्ट, वो समय जितने समय तक वो दूर रहे, कपल दूर रहे, द नेचर ऑफ पेंडिंग केसेस, मतलब कितने नेचर ऑफ पेंडिंग केस, मतलब बकाया जो केसेस हैं उनका नेचर कैसा है, एन अटेम्प्ट्स एट रिकॉन्सिलिएशन, और क्या सुलह के प्रयास किए गए। रिकॉन्सिलिएशन जो होता है वो रीयूनियन को बोलते हैं, सुलह, पुनः सुलह, फिर से एक हो जाने की क्रिया। फिर समझना, सेवरल फैक्टर्स, सेवरल डिटरमिनर है, फैक्टर्स नाउन है, डिटरमिनर नाउन लगता है, सेवरल के बाद नाउन है, प्लूरल आएगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वुड बी कंसीडर्ड पैसिव है, इसको कंसीडर किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किससे पहले, आर्टिकल 142 को यूज करने से पहले, किन में, मैट्रिमोनियल केसेस में। इनमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो है मैरिज का ड्यूरेशन क्या है, दूसरा लिटिगेशन का अवधि क्या रही, तीसरा कपल जो है, कपल की वर्ब है हैज स्टेड है, वो कितने समय तक दूर रहा, पेंडिंग केसेस का नेचर क्या है और क्या प्रयास किए गए रिकॉन्सिलिएशन के। इन सबको ध्यान में रख के ही डिसीजन हो पाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, द कोर्ट विल हैव टू बी सेटिस्फाइड, कोर्ट विल हैव टू बी सेटिस्फाइड मतलब कोर्ट को यहां पे संतुष्ट होना पड़ेगा, ठीक है। दैट द म्यूचुअल अग्रीमेंट टू डाइवोर्स वाज नॉट अंडर कोर्सन, कि जो म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है, जो परस्पर समझौता हुआ है डाइवोर्स का, वो कोवर्सन के तहत नहीं था। मतलब कोवर्सन का मतलब होता है फोर्स या ड्यूरेस, मतलब वो दबाव में नहीं लिया गया, ठीक है। द कोर्ट की वर्ब विल हैव टू बी सेटिस्फाइड पैसिव है, तो आप इसको ऐसे मान लो कि कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, कि जो म्यूचुअल अग्रीमेंट है इसकी वर्ब है वॉज, वो दबाव में नहीं हुआ है, कि जो परस्पर समझौता हुआ है वो यहाँ दबाव में नहीं हुआ है। म्यूचुअल है वो एडजेक्टिव है, परस्पर को बोलते हैं। इन इंडिया, भारत में, वाइल डाइवोर्सेज हैव डबल्ड इन नंबर ओवर द पास्ट 2 years, इस ओवर का मतलब है ड्यूरिंग। मैंने पहले एक स्लाइड में बताया था ओवर, वो था रिलेटेड, यहाँ पे ओवर है, इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग। तो कह रहा है कि भारत में जहाँ डाइवोर्सेज जो हैं वो संख्या में पिछले 2 दशक के अंदर उनकी संख्या डबल हो चुकी है, तो जो घटना है डाइवोर्स की वो अभी भी क्या है, 1.1% ही है। इंसिडेंस की वर्ब है वो इज है, स्टिल एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी, ठीक है। तो भारत में जहां डाइवोर्सेज की वर्ब हो गई वो हैव डबल्ड है, ये डबल हो चुकी है संख्या में, किस दौरान, पिछले 2 दशक के दौरान। फिर भी जो इंसिडेंस डाइवोर्स का वो अभी भी क्या है, 1.1% है। विद दोज इन अर्बन एरियाज, ये जो संख्या है वो उसके अंदर है कि जो वो लोग जो कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अर्बन का मतलब शहरी, मेकिंग अप द लार्जेस्ट प्रपोर्शन, मेकअप का मतलब यहाँ पे है कि वो कवर करता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात किसका है, प्रोपोर्शन अनुपात को बोलते हैं, सबसे बड़ा अनुपात किसका है, शहरी क्षेत्रों का अनुपात ज़्यादा है इसमें। बट द डाइवोर्स नंबर्स डू नॉट टेल द होल स्टोरी, लेकिन लेखक कह रहा है कि जो डाइवोर्स नंबर्स हैं, तलाक की संख्या है, वो पूरी कहानी बयान नहीं करती है। होल के पहले द आता है, याद रखें, द होल होता है और द ऑल द होता है। ऑल के बाद द आएगा और होल के पहले द आएगा, ठीक है। और याद रखिए कि होल का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जबकि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये 2 स्थितियां याद रखें।
लेकिन डाइवोर्स नंबर्स पूरी कहानी बयान नहीं करते हैं। देयर आर मैनी वीमेन, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। मैनी वीमेन में मैंने डिटर्मिनर है, वीमेन नाउन है, इसकी वर्ब है वो आर है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज देयर से स्टार्ट हो रहा है, इनवर्जन लग रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, पर्टिकुलरली अमंग द पुअर, विशेष करके गरीब महिलाओं की बात हम करें तो हु आर अबेंडन और डेजर्टेड, जिन्हें कि अबेंडन कर दिया जाता है या डेजर्ट कर दिया। डेजर्ट का मतलब भी छोड़ना है, अबेंडन का मतलब भी छोड़ना है। लीव या फोरसेक कहा जाता है इसको, लीव या फोरसेक, छोड़ना, त्यागना। लेकिन डेजर्ट जो होता है ना, मुश्किलों में छोड़ने को बोलते हैं, है ना, किसी को असहाय स्थिति में छोड़ने को बोलते हैं। अब ये हु है वो आ रहा है महिलाओं के लिए और इसकी वर्ब है वो आर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर कह रहा है सेंसस 2011, सेंसस का मतलब जनगणना है। तो जनगणना जो कि 2011 वाली जनगणना है, उसमें रिवील किया गया। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना, दिखाना, दर्शाना, रहस्य उजागर करना। तो 2011 की जनगणना ने ये रिवील किया, दैट कंजंक्शन है कि पॉपुलेशन विच इज सेपरेटेड, कि वो जनसंख्या जो कि, अब ये विच आ रहा है इस पॉपुलेशन के लिए, इसकी वर्ब इज है, कि जो सेपरेटेड है, जो अलग थलग है, इज पॉपुलेशन की वर्ब इज है, वो लगभग ट्रिपल द डाइवोर्स नंबर। वो कितनी है? वो जितने तलाक की संख्या उससे 3 गुना है। ठीक है, पॉपुलेशन की वर्ब इज, विच की वर्ब, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन पॉपुलेशन के लिए, उसकी वर्ब इज। वो पहले वाला इज है वो विच के कारण आ रहा है, ये वाला जो इज है पॉपुलेशन के कारण आ रहा है। इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में विच इज लार्जली पुअर, जो बहुत गरीब है, वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज राइफ, जहाँ पे लिंग भेदभाव, मतलब पुरुष महिला में भेदभाव राइफ है। राइफ का मतलब कॉमन है, बहुत ही मतलब एकदम सामान्य सी बात है, प्रचलित है। एंड मैनी वीमेन आर स्टिल नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो अभी भी क्या नहीं है, वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। द कोर्ट स्ट्रेस, तो कोर्ट का जो स्ट्रेस है, दबाव है, किस चीज़ पर? केयर एंड कॉशन पर, कि सावधानी रखें और बहुत ही केयर से चलें। एंड नॉट टू रश इनटू ए क्विक डाइवोर्स, और जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी से तलाक देने की बात नहीं है। तो इस डिसीजन क्या करना चाहिए? स्वागत होना ही चाहिए इस बात का। तो फिर समझिए, यहाँ कह रहा है कि एक ऐसे देश में विच इज, विच आ रहा है इस देश के लिए, इसकी वर्ब इज है। लार्जली एडवर्ब है, पुअर एडजेक्टिव है, जो कि बहुत बड़े स्तर पे गरीब है। और जहाँ ये एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब है, बीच में आ रहा है, स्थान के लिए आ रहा है, देश की बात है। तो उस देश में जहाँ के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को बोलते हैं, जहाँ पे लिंग भेदभाव राइफ है, कॉमन है, बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारी महिलाएं हैं वो अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियल एडवर्ब है, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है। तो कोर्ट का जो दबाव है, जोर है किस बात पर? कि केयर एंड कॉशन की बात हम करेंगे, सावधानी से आगे बढ़ेंगे, जल्दीबाजी से तलाक की बात नहीं करेंगे। तो इस स्ट्रेस को क्या करना चाहिए? स्वागत किया जाना चाहिए। स्ट्रेस जो है, इसकी 2 बातें याद रखें। स्ट्रेस जब वर्ब होता है तो इसके साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और स्ट्रेस अगर नाउन होता है तो इसके साथ में हम ऑन लगाते हैं। स्ट्रेस जब नाउन हो तो ऑन लगाया जाता है, स्ट्रेस जब वर्ब हो तो हम आर्टिकल, मतलब इसमें प्रिपोजिशन नहीं लगाते हैं। फिर कह रहा है आफ्टर ऑल, आखिरकार मैरिज इक्वालिटी इज़ नॉट अ रियलिटी फॉर ऑल, मतलब विवाह में समानता की स्थिति जो है वो सभी के लिए वास्तविकता नहीं है। मैरिज इक्वालिटी की वर्ब इज है। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।